रांची में पुलिस ने किसान को खेत से घसीट कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। भाकपा माले और आरजेडी ने किया पुरजोर विरोध। रांची में प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार पर साधा निशाना। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। गिरिडीह में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन। वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को लगाया गया टीका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब दुश्मन बन जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जेएमएम के हालात थोड़े अलग हैं। पश्चिम बंगाल में जो जेएमएम टीएमसी के साथ आपको नजर आएगी, कांग्रेस के विरोध में चुनाव प्रचार करेगी, वही जेएमएम आपको असम के चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। मतलब कि कांग्रेस का साथ देगी। मतलब कि जेएमएम का केवल एक मकसद है कि कैसे बीजेपी का वोट काटा जाए, कैसे कहा जाए लोगों को कि बीजेपी को वोट आप मत करिए। तो मात्र जेएमएम का एजेंडा एक, लेकिन दोनों राज्यों में तस्वीरें और हालात होंगी जेएमएम के लिए अलग। रिपोर्ट आप देखिए। राजनीति उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां कब गेंद किसके पाले में चली जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति इसे ही कहते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री बंगाल में टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे तो वहीं असम में वे कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गजब का विरोधाभास है। हेमंत सोरेन जब बंगाल जाएंगे तो वाम दल कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे, तो वहीं असम में जाएंगे तो कांग्रेस के समर्थन में। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपसी समन्वय की कमी के कारण ही ये सब जारी है। विरोधाभास वाली स्थिति देखने में आ रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बंगाल जाएंगे ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए, तो वहां कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खिलाफ बोलेंगे। और यही मुख्यमंत्री जब असम जाएंगे तो वो कांग्रेस के समर्थन में बोलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बंगाल गए हुए हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का वहां गठबंधन है, वो तृणमूल कांग्रेस और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है। इनके बीच में आपस में तारतम्यता नहीं बन पाती, गठबंधन नहीं बन पाता, उल्टे आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है बिल्कुल विरोधाभासी और एक ऐसा गठबंधन है जो अपने हितों के लिए सिर्फ मौका परस्त राजनीति के तहत साथ आते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में खेमेबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का टीएमसी के मुखिया के साथ अच्छा समन्वय है। वो किसी के लिए भी प्रचार करें, वे स्वतंत्र हैं। असम में वे हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कहना गलत है। हम समझते हैं हमारा जो गठबंधन है वो झारखंड में है, और झारखंड में जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस, राजद और जेएमएम है। तो ऐसे में वो स्वतंत्र हैं कि किसी के लिए प्रचार कर सकते हैं, और वो आसाम में हमारे लिए कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के लिए कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारा महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी यहाँ जब गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की एक व्यवस्था होती है, तो उस नजरिए से वो बंगाल में चुनाव प्रचार करने जा रहा है। बहरहाल सीएम के फैसले को लेकर बीजेपी का एक तरफ सरकार पर निशाना साधना है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनका बचाव करती दिख रही है। लेकिन इन सबका झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट।
तो चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी आज के दिन लाइव में जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरह से तस्वीरें हैं इस समय जेएमएम के सामने, सीएम सोरेन बंगाल के अंदर टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे, जहां पर विपक्ष में बैठी होगी कांग्रेस, और एक तरफ असम में देखिए कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। तो क्या कांग्रेस को आपत्ति नहीं है इससे, या फिर ऊपरी मन से कांग्रेस केवल कह रही है? कुंदन जी, राजनीति की ये परिस्थितियां नहीं होती जो हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि राजनीति में अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। राजनीति में जो भी होती हैं संभावनाओं की तलाश होती है, और परिस्थितियों के हिसाब से दोस्ती दुश्मनी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, और राजनीति शायद इसी का नाम है। अब देखें, मैं आपको 2019 में जो झारखंड विधानसभा में चुनाव हुए थे उसकी बात आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़े थे, और शायद इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा कि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में झारखंड में बैठी हुई है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर देख रहे हैं तो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने आजसू को दे रखा है लड़ने के लिए। मौजूदा मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। मधुपुर में आजसू के जो कैंडिडेट थे 2019 में, गंगा नारायण सिंह, वह भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। राज परिवार जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे थे मधुपुर विधानसभा चुनाव में, उनका टिकट काट दिया गया है। अब देखें, यहाँ आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो निकटता बढ़ी है, उस निकटता को हम बंगाल में भी देख सकते हैं। तो यह परिस्थितियों के साथ समझौते की बात हमेशा होती है, और शायद यही जेएमएम के साथ भी हो रहा है, जहां जेएमएम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर उनके पक्ष में है, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं सीएम सोरेन। वहीं असम चुनाव में वह कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये संभावनाओं की बात है, परिस्थितियों की बात है। झारखंड की जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां बंगाल में नहीं है, और जो परिस्थितियां बंगाल में है वह शायद असम में नहीं है। तो कह सकते हैं कि स्थिति और तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनके मद्देनजर लेते हुए ही राजनीति चलती रहती है, और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं। सागर, कुंदन जी, से समझौता परिस्थितियां यही सब हम बोलें, या फिर हम ये बोलें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये नजर आ रहा था जेएमएम को कि यहाँ पर भविष्य टीएमसी के ही साथ है, और इसीलिए कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया गया, क्योंकि अगर हालात होते कांग्रेस के साथ तो शायद संबंधों को वहां पर भी दिखाया जा सकता था। कुंदन जी, देखिए सागर, समझौता और खास करके जिस तरीके से राजनीति में कंप्रोमाइजेज चलते हैं, इसका भूतकाल में हमने भी कई उदाहरण देख रखे हैं। आप देखें, कोई सा भी राज्य नहीं है जहां समझौते नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो अलग अलग धुरों पर राजनीति करती थी, एक जहां ओबीसी की राजनीति करती है पार्टी, वहीं पर दूसरी जो बहुजन समाज पार्टी वो दलितों की राजनीति करती है। लेकिन जब परिस्थितियां हुई तो दोनों पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई। अगर आप बिहार की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू, जहां दोनों ने 2015 में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा था, लोकसभा और विधानसभा के, वहां पर अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग पिछले 8.5 वर्षों का राज्य शासन रहा, और अभी भी मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अगर झारखंड की बात कर लें तो आजसू और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़े, और आज दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां पर टीएमसी के साथ अपना भविष्य देखा है। देखें, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि गैर बीजेपी दलों के द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए, उनकी जीत हो, और शायद कांग्रेस को यह महसूस हुआ है कि अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के साथ साथ
अगर बंगाल में भाजपा शासित बंगाल को नहीं करना है तो वहां पर अगर हेमंत सोरेन ममता दीदी के साथ हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक राजनीति में एक दूसरा फॉर्मूला भी चलता है सागर कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वह दोस्त होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी जेएमएम के साथ है और जेएमएम अगर दुश्मन के खिलाफ खड़ा है तो कांग्रेस का कह ले उस लिहाज से दोस्ती हो जाती है पश्चिम बंगाल में, और आसाम में तो फिर जेएमएम सीधा खड़ी है कांग्रेस के साथ। तो दो फार्मूले चलते हैं, या तो दोस्त दोस्त हैं या फिर दुश्मन के दुश्मन हैं, तो दोस्ती वहां पर जाहिर सी बात है हो जाती है। तो राजनीति इन्हीं सभी समझौतों के साथ, संभावनाओं के साथ और इन्हीं तमाम फार्मूलों के साथ चलती रहती है, जो कि दोनों जगहों पे, असम हो या पश्चिम बंगाल हो, दोनों जगहों को पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इसका असर कभी आने वाले समय में आपको लगता है कि झारखंड में भी देखने को मिल सकता है? इसकी संभावना नहीं है सागर। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की भी कोशिश है कि जितने सारे राज्यों में, 5 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की भी इच्छा है, या कह लें कांग्रेस के का अंतर्मन है कि गैर बीजेपी पार्टियों के द्वारा इन राज्यों में फतह हासिल की जाए, और उसके लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने से उस तरीके से सपोर्ट करने को भी तैयार है। आज देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको। राकेश सिन्हा, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, अगर जेएमएम बंगाल में टीएमसी के लिए प्रचार करती है, असम में आपके लिए प्रचार करती है, तो सर क्या इससे कोई आपत्ति है आप लोगों को? नहीं, मुझे ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पार्टी है, उनका अपना नीति, अपना सिद्धांत अपनी पार्टी का है। हेमंत सोरेन जी अपनी पार्टी का खुद कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने यह निर्णय लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि हम बंगाल में ममता दीदी को समर्थन करेंगे और आसाम में हम कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी समर्थन करेंगे, तो इसमें कहां दिक्कतें आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं सर। हमें लगता है कि इस देश में या इस राज्य में मुद्दा ये नहीं है कि हेमंत सोरेन किसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, टीएमसी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। इस राज्य में और इस देश में मुद्दा यह है कि लेकिन राकेश जी, क्या असम वाले लड्डू से आप लोग पिघल गए, ये वजह है या फिर कुछ और? क्योंकि सर राज्य के अंदर ही देखा जाता है कि कांग्रेस के कई नेता, विधायक जेएमएम पर सर सरकार पर हावी रहते हैं, तो ऐसे मुद्दों पर तो सर आपने छोड़ दिया एक तरह से। नहीं, आप देखिए कि मधुपुर में पूरी गठबंधन एकजुटता के साथ सामने आई है, और मधुपुर जो झारखंड का उपचुनाव है, मधुपुर में पूरी गठबंधन, कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग सारा एक मंच पे आकर के एकजुटता के साथ हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र का समर्थन किया है। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है कि कौन किसका कहाँ पक्ष में प्रचार कर रहा है। कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के साथ है, लेकिन केरल में नहीं है। तो हमें लगता है कि यह देश के लिए ये मुद्दा नहीं है सर। देश के लिए मुद्दा यह है कि पेट्रोल 100 रुपया के पार, डीजल 90 रुपया, रसोई गैस। चलिए ठीक है राकेश जी, बड़े ध्यान से आपको सुन रहे हैं हमारे एडिटर कुंदन जी भी, वो भी अपने सवालों को तैयार रखें आप पर। ठीक है कुंदन जी। राकेश जी, चूंकि आज हम चर्चा किसी और मुद्दे पर कर रहे थे, लेकिन आपने मधुपुर उपचुनाव की बात कर दी है, तो मधुपुर उपचुनाव से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है। मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन ने हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया है या हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र को अपना उम्मीदवार बनाया है? बिल्कुल, देखिए, अब आप किसी भी व्यक्ति के पिता का नाम तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना। तो स्वाभाविक तौर पे हाजी रिसिबुल जो है वो हमारे प्रत्याशी है, और वो पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र भी है। इससे भी तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, इससे भी कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक तौर पे तो हमारे प्रत्याशी राकेश जी
टिकट देने के पहले उनके किस गुण को ज़्यादा तवज्जो दी गई? वो हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं इस वजह से उन्हें टिकट मिला, या हफीजुल हसन अंसारी एक जेएमएम के कार्यकर्ता थे इस वजह से उन्हें टिकट मिला? नहीं, देखिए, उसमें एक बातें है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी ने उनके ऊपर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके ऊपर भरोसा और विश्वास जताया, और वो एक राजनीतिक घराने से भी ताल्लुक रखते हैं, राजनीति को वो बहुत नजदीक से देखे समझे, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राज्य में वो मंत्री रह चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनका एक पॉलिटिकल जो ये है वो कॉन्फ्रेंस है, वो है उनके पास पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। वो मधुपुर क्षेत्र में अच्छी तरह से वो एक विधायक पुत्र के रूप में भी वो काम करते रहे हैं अपने पिता के कार्यकाल में भी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वो झंडा जो है वो बुलंद करते रहे। तो स्वाभाविक तौर पे एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से भी उन्हें टिकट दिया गया है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को राज परिवार पे ज्यादा भरोसा नहीं था कि उनका टिकट काट कर एक बोरो प्लेयर को लाया गया पार्टी में और फिर उन्हें बीजेपी का टिकट दिया गया? क्या राज परिवार की योग्यता पर पार्टी को भरोसा नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी के या कोई दूसरा उम्मीदवार उनकी नजर में नहीं था, जिसकी वजह से दूसरे दल से एक व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया? आपको क्या लगता है, बीजेपी ने कहीं हार मान ली है मधुपुर उपचुनाव में? बात है कि बीजेपी सिर्फ मधुपुर में नहीं, अगर आप लिस्ट उठा करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अपना किसी कुनबे पर उनको भरोसा नहीं है। वो हमेशा बोरो प्लेयर को ला करके चुनावी मैदान में शिरकत करते आ रहे हैं। ये सिर्फ मधुपुर की घटना नहीं है। आपको पता होगा कि अभी बंगाल में जो उनका प्रथम लिस्ट निकला था, उस लिस्ट में जो उन्होंने कैंडिडेट का घोषणा किया, उसमें से 2 कैंडिडेट ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी नहीं लिए और हमको टिकट मिल गया। ये ऑलरेडी बयान है सर। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक तौर पे अपना कुनबा कहाँ है? उनका अपना कुनबा आज भी आप पूरे पार्लियामेंट का जो करना है उसमें आप उठा करके अगर आप कुंदन जी देख लें तो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस कुनबा है वो कहीं नहीं है। वो और लगभग में बाहर से जोड़ तोड़ करके जो है सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा करके अपने कुनबा में शामिल करके वो चुनावी महारत हासिल करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का राकेश जी, राजनीति में एक बात कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर इस बात को बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या तृणमूल कांग्रेस का मित्र है या नहीं? नहीं, देखिए, क्या है कि तृणमूल कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है और हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि सारे गैर विपक्ष भाजपा का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना। इसलिए सत्ता से दूर करना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, देश और समाज को बांटना, देश और समाज को कई हिस्सों में विभक्त करके ये लोग अंग्रेजों वाला नीति अपनाते हैं, वोट डालो शासन करो। तो स्वाभाविक तौर पे हर राजनीतिक दल का यह है जो गैर भाजपाई है कि उनका एक ही मुद्दा होता है कि हम सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को दूर रखें, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो वो जो है पूरे राज्य को तहस नहस करके रख देगी। अभी आपको पता हुआ कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार जबरन एक आईपीएस को योगी जी ने जबरन वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने को मजबूर किया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने योगी सरकार के क्रियाकलाप के ऊपर उन्होंने एक पत्र योगी जी को लिख दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस आईपीएस को जो है जबरन बीआरएस दे दिया गया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का सर चाल और चरित्र। लेकिन राकेश जी, एक चीज आप बताइए, जो पहले हालात हुआ करते थे कांग्रेस के साथ, जो पहले कद था,
वो आपको ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे अब घटता अब चला जा रहा है? जो आज के 10 साल पहले कांग्रेस के साथ थी तस्वीरें, वही अगर आज के दिन रहती तो आपको नहीं लगता है कि जो आज के दिन जेएमएम टीएमसी के लिए प्रचार कर रही है आपके साथ करती सर? नहीं, देखिए सर, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि देखिए ये डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है, क्योंकि हम एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और हमें लगता है कि यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज अगर हम सत्ता में हैं तो कल हम सत्ता विपक्ष में हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है सर, ये जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हो सकता है कि जनता ने हमें इस देश में शासन करने का मौका भी दिया और जनता को लगा कि अब किसी दूसरे राजनीतिक दल को शासन करने का मौका दिया जाए, तो जनता हमको वोट ना करके उनको वोट की। और कल जो है फिर जो है जनता हमें जब चुनेगी तो हम लगातार 40 सालों तक इस देश में शासन करेंगे, क्योंकि जनता को यह भी लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि चंद पूंजीपतियों को अमीर करना। ठीक है, और कुंदन जी से भी जान लेता हूं, इसी सवाल पर मैं बनाऊं। कुंदन जी, क्या सिमटता जनाधार ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जेएमएम का टीएमसी के साथ जाना बंगाल के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है सागर, तमाम यह एक कह लें कि समाज की, देश की, दुनिया की यह परंपरा है कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है। उन परिस्थितियों में अगर देखें तो जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में अगर सबसे मजबूत दावेदारी किसी पार्टी की दिख रही है तो वो है तृणमूल कांग्रेस की। वो चाहे तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा जो सर्वे कराए जा रहे हैं या जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट में बीजेपी की कोशिशों के बावजूद जो स्थितियां बनकर निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को एक लीडिंग एज, एक ड्राइविंग सीट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कोई भी पार्टी अगर वहाँ पर किसी भी वो चाहे जेएमएम की बात कर लें या दूसरे राजनीतिक दलों, राजद की बात कर लें, उनकी कोशिश यही होगी कि अगर वह गैर भाजपा मानसिकता की पार्टी है तो वह एक ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना चाहेगी, उसका समर्थन करना चाहेगी जिसकी बंगाल में सबसे अधिक लोकप्रियता होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन परिस्थितियों में अगर जेएमएम ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन और उसके पक्ष में प्रचार करने की घोषणा की है तो यह जेएमएम की एक बहुत अच्छी सोची समझी राजनीतिक, आप इसको कह सकते हैं, घोषणा मान सकते हैं, राजनीतिक स्टेप, कदम मान सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस अभी जो जिन स्थितियों में पश्चिम बंगाल में है, उन स्थितियों में कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी को या तृणमूल कांग्रेस को कोई भी चुनौती देती हुई नहीं दिख रही है। बाकी दूसरे राज्यों की बात कर लें जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में पिछले अगर 25 सालों में बात कर लें तो 25 सालों में अपने जनाधार को बहुत बुरी तरीके से खोया है। और केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, विभिन्न राज्यों में अगर बात कर लें तो वहां पर भी कांग्रेस ने अपने मजबूत जनाधार को खोया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर कर लें तो कांग्रेस का जो एक फ्रंट लाइन लीडरशिप था वह धीरे धीरे अवसान की तरफ गया है। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है जो कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को आगे बढ़कर लीड करने वाले शख्सियतों की कमी है। अब आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में आप याद करें तो कोई भी आज की तारीख में ऐसा कांग्रेसी नेता या चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा जो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़कर पार्टी को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा हो। इसके पहले अगर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की है तो वो पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं और जो 10 जनपद का कह सकते हैं काफ़ी निकटता रही है, 10 जनपद से काफ़ी करीबी रह चुकी वह ममता बनर्जी हैं, लेकिन कांग्रेस से ही उन्होंने किनारा करके तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की है। इसके अलावा अगर जेएमएम की राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो असम में जहां तृणमूल कांग्रेस नहीं है, असम में अगर मुख्य पार्टी के तौर पर कोई पार्टी फ्रंट होकर लीड कर रही है तो वह कांग्रेस पार्टी है। तो वहां पर जेएमएम ने कांग्रेस को सपोर्ट और समर्थन देने की घोषणा की है। तो जेएमएम के इस राजनीतिक कदम में कहीं कोई गलती नहीं है। दोनों राज्यों में उसने सही राजनीतिक दल का चुनाव किया है और आप मान सकते हैं कि दोनों जो राजनीतिक दलों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वह दोनों गैर बीजेपी मानसिकता वाली पार्टियां हैं। तो ऐसे में जेएमएम ने जो कदम लिया है, और चाहे बात कर लें कांग्रेस की जो चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस भी अभी थोड़ी कमजोर, थोड़ी नहीं कह सकते हैं, कमजोर स्थिति में है। और ऐसे में कांग्रेस के साथ भी आप कह सकते हैं कि एक कंप्रोमाइजिंग स्थिति है और शायद यही वजह है कि वह पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सागर, चलिए
राकेश जी, आखिरी कमेंट में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब कुंदन जी ने जो कहा उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा कि कांग्रेस पूरे देश में अभी मजबूत है, मजबूत स्थिति में है। जनता का प्यार, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद हमें पूर्णतः मिल रहा है और बहुत तेजी से हम अपने ग्राफ को हम बहुत तेजी की और जो है हम लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल राकेश जी, वक्त थोड़ा कम है। वैसे गिर कर उठने वाला ही बाजीगर कहलाता है सर। अगर वापसी आपने की देश के अंदर तो फिर ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ होगी कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका, राकेश जी आपका आज के दिन इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन